आज पर्यावरण की यानी एनवायरनमेंट की पहली क्लास है और अब जानते हैं कि एनवायरनमेंट से कीवर्ड वाले जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। यूपीपीसीएस में कुछ करंट के पूछे जाते हैं। आपको सबसे पहले मैं पीवाईक्यू दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा। पढ़ाना मध्यम मार्ग वाला रहेगा, यानी कि बहुत डिटेल में, बहुत डीप में, जैसे यूपीएससी के लिए मैं पढ़ाता था। लगभग मैंने 2.5 साल तक यूपीएससी के लिए एनवायरनमेंट पढ़ाया ऑफलाइन क्लासेस में, तो उस तरह से तो नहीं पढ़ाऊंगा। बस इतना कि जिससे आपका काम हो जाए, आप समझ जाएं, और उसी का मैं क्वेश्चन भी साथ में प्रैक्टिस करवाता चलूँगा। यानी पहले पीवाईक्यू दिखाऊंगा, फिर कंटेंट पढ़ाऊंगा, और काफ़ी इनोवेटिव कंटेंट है, आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में, और फिर आपको वहीं पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज में आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस और अतिरिक्त कर पाएंगे, तो एनवायरनमेंट से संबंधित जो भी समस्या है वो खत्म हो जाएगी। अलग से कुछ नहीं करना, ना पीवाईक्यू अलग से करना है, ना अलग से कुछ पढ़ना है। आप छोड़ दीजिए हम पे। लास्ट ईयर सिर्फ एक ही लेक्चर ले पाया था, इस बार सभी टॉपिक पे पूरे लेक्चर होंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। अब जैसे पहला सवाल उसने देखिए 2020 का, उसने पूछा कि भाई हिंदी में दिखा देता हूँ, परेशान हो जाते हैं बच्चे। चलो यहाँ से देख लो। सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, और इसमें से वर्गीकरण का कौन सा हिस्सा नहीं है। जनरली द एनवायरनमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस क्लासिफिकेशन। फिजिकल एनवायरनमेंट होता है क्या? होता है यार। कल्चरल एनवायरनमेंट होता है क्या? इंसान बनाते हैं ना, इंसानों के द्वारा जो बनाया गया होता है। बायोलॉजिकल ऑफ कोर्स होता है। ये ऑपरेशनल जो है, बाद में बताऊंगा क्या होता है, ये नहीं है इसका हिस्सा। अभी देख लो सवाल कैसे पूछे गए, फिर पढ़ाता हूँ। ठीक। और देखो अगला सवाल इस टॉपिक से जो रिलेटेड है, मैं दिखा रहा हूँ खाली। यूपीपीसीएस, यूपीएससी, आरओ सबके क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं। कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम करेंटली रिप्रेजेंट देम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। यानी किसका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा, फिर किसका उससे कम, फिर किसका उसके कम। यूपीएससी ने इस सवाल को पूछा हुआ है, यूपीपीसीएस के आरओ के एग्जाम में आया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे हिंदी में बताऊँ कि भाई जो कम प्रोडक्टिविटी कर रहा है, जो ज़्यादा कर रहा है उसको ऑर्डर में लगाना है। जो सबसे ज़्यादा कर रहा है उसको पहले लगाओ, फिर जो कम कर रहा है प्रोडक्टिविटी उसको लगाओ। और प्रोडक्टिविटी होता क्या है? पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में कितना बायोमास प्रोडक्शन होगा। जैसे आप खेती में प्रोडक्टिविटी देखते हैं ना, कि 1 हेक्टेयर में कितना टन, कितना कुंटल अनाज उपजा, एक यूनिट एरिया में कितना प्रोडक्शन हुआ। ऐसे ही एनवायरनमेंट में भी, इकोलॉजी में भी प्रोडक्टिविटी होती है। तो उस प्रोडक्टिविटी को कैसे मापेंगे? देखो यहाँ पे सागर है, आप देखो सागर होता बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। क्यों प्रोडक्टिविटी? उसका एरिया बहुत बड़ा है और प्रोडक्शन भी बहुत बड़ा है, लेकिन एरिया प्रोडक्शन की तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो क्या करोगे, जितना प्रोडक्टिविटी हुआ है, जैसे मान लो 10 हेक्टेयर का एरिया है, प्रोडक्टिविटी है मान लो सॉरी प्रोडक्शन है टोटल 5, तो डिवाइड करो 2 हो गया। एरिया अगर 100 है, प्रोडक्टिविटी 5 है, तो कितना होगा? ये उल्टा हो गया। जितना प्रोडक्शन है उसको डिवाइड करो एरिया से, फिर 100 से, इस तरीके से। तो सागर बहुत बड़ा है और उसमें जो यूनिट प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। ठीक। तो सागर कहीं भी दिखे सबसे लास्ट में ले लो सागर को। तो सागर सबसे लास्ट में किस में है? एक तो इसमें है और दूसरा किस में है? बस इसी में है। तो आंसर सी हो जाएगा, और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। अब फिर फिलहाल के लिए एक्सप्लेनेशन में देखोगे अगर, कि भाई मैंग्रोव आपने देखा होगा, ये इकोटोन टाइप का होता है, कि भाई एक तरफ से नदी है, दूसरी तरफ से समंदर है मान लो। आप देखो जो सुंदरवन का डेल्टा है, उधर जो मैंग्रोव है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी अपने आप ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो ट्रांजिशन जोन में। ट्रांजिशन जोन क्या होता है, इकोटोन क्या होता है, इको लाइन क्या होता है, ये सब आगे हम पढ़ेंगे अभी। तो मैंग्रोव सबसे ज़्यादा। फिर घास का मैदान, वहाँ पे भी बहुत सारे फ्लोरा फौना होते हैं, समुद्र से तो ज़्यादा ही होते हैं। फिर झील, उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, जो कि एक ही पॉन्ड में, एक ही झील में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। सागर में बहुत सारे होते हैं, लेकिन सागर की एरिया बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। फिर आगे देखते हैं, एक सवाल और उसने पूछा, लैंड ऑफ बिग गेम। लैंड ऑफ बिग गेम मतलब बिग गेम क्या? एक दूसरे को मार रहे हैं और क्या। आपने एक मूवी, एक सीरीज देखी होगी कईयों ने, कौन सा सीरीज का उसका नाम है, गेम ऑफ थ्रोन्स। ठीक। तो गेम ऑफ थ्रोन्स जो है वो बिग गेम ही है, हर कोई एक दूसरे को मार रहा होता है सत्ता के लिए। ऐसे ही जो सवाना है, ग्रास लैंड है, माफ़ करना, ये सवाना जो है ये क्या है?
यहाँ पे चीता भी भाग रहा है, यहाँ पे हाथी भी भाग रही है, यहाँ पे हिरन भी भाग रहा है, जिराफ भी भाग रहा है। हर कोई एक दूसरे को खाना चाहता है, हर कोई एक दूसरे से बचना चाहता है, छिपना चाहता है। तो बिग गेम। एक और सवाल उसने पूछा, ये असर्शन और रीजनिंग वाले पे मुझे लेक्चर लेना था पर फाइनल नहीं हो पाया, फिर बहुत सारे काम आ जाते हैं तो ले नहीं पाया, बट इस पर एक वीडियो बनाना है, थोड़ा काम आसान हो जाएगा आपको, बहुत रिसर्च बेस्ड है, तो जहाँ जहाँ कन्फ्यूज होगी अपने आप वो सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर नॉट इंटरडिपेंडेंट। कह रहा है कि इकोसिस्टम में जो बहुत सारे कंपोनेंट हैं उसके तत्व हैं, आगे पढ़ाएंगे क्या है इकोसिस्टम, बट कुल मिलाकर के कह रहे हैं इंटरडिपेंडेंट नहीं है। दुनिया में हर चीज़ इंटरडिपेंडेंट है। बटरफ्लाई इफेक्ट आपको पता होगा, तो अगर रिलेट किया जाए तो हर किसी को हर किसी से रिलेट किया जा सकता है। और इंटरडिपेंडेंट कैसे नहीं होगा, नहीं होगा इंटरडिपेंडेंट, आइसोलेशन में कुछ रह सकता है क्या, नहीं रह सकता। तो वैसे ही बकवास, ऐसे सवाल थोड़े से कम आते हैं क्योंकि इसमें आपकी हिम्मत नहीं होती। अगर यही आपको नहीं पता होता ना तो हिम्मत नहीं होती इसको गलत काटने की, अनटिल अनलेस आपको आता हो। ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरनमेंट। कह रहा है कि एनवायरनमेंट को ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। ह्यूमन हर किसी को प्रभावित करता है, खुद को भी करता है, दूसरों को भी करता है। तो दूसरा यानी आर बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल गलत है। ठीक है, डी इसका आंसर होगा। ठीक है, एक और सवाल उसने पूछा है कि जो चेंज ऑफ कम्युनिटीज है सेकेंड्स के हिसाब से ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है, उसको क्या कहते हैं। तो करेंगे बात सब पे। ऐसे न्यूट्रिएंट्स के फ्लो के बारे में उसने पूछा है सवाल। ठीक है, ये पीवाईक्यू तो आपको मिल ही जाएगा। लेट्स सी कंटेंट। तो हमारे टीम मेंबर ने सब हरा हरा कर दिया, ऐसे लगता है दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग आज ही वो ख़त्म कर देंगे, है ना। मतलब ठीक है, अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। ठीक है भाई, तो एनवायरनमेंट, हैबिटाट, इकोसिस्टम, इनसे रिलेटेड सभी चीज़ें पढ़ेंगे। इंडेक्स आगे से शामिल कर लेंगे इसमें। हम इसमें इकोलॉजी, इकोसिस्टम, बायोम, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोटोन, इकोलाइन, इकोलॉजिकल नीचे सब कुछ पढ़ेंगे, डोंट वरी। छोटा छोटा पैरा में या एक एक लाइन में सब लिखा है, तो घबराओ मत, आराम से हम देखेंगे क्योंकि सवाल उन पे या तो फ्रेम हो चुका है पीवाईक्यू में या तो आ सकता है। तो देखो क्या कह रहा है कि भाई जो इकोसिस्टम है वो इकोसिस्टम अपने आप में कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट तो कुछ है नहीं, बल्कि इकोसिस्टम में क्या होता है, जीवित भी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम बायोटिक कहते हैं, निर्जीव जिनमें जीवन नहीं हो वो भी होती हैं। ये आपस में इंटरेक्शन करती हैं। अभी एक सवाल पूछा था कि भाई इंटरडिपेंडेंट नहीं होती हैं, इंटरडिपेंडेंट कैसे नहीं होंगे, सब आपस में रिएक्शन करती हैं, एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। और फिर ये सब क्रिया कहाँ होती है, किसी हैबिटाट के आसपास होती है। अब हैबिटाट क्या होता है, हैबिटाट मतलब आवास, मतलब घर, किसी जीव जंतु का घर हो सकता है, उसके आसपास सब कुछ होता है। जैसे मान लो ये पेड़ है, ये ढेर सारे जीव जंतुओं का घर है, इसके आसपास हो रहा है एक्टिविटीज। पानी है, जीव जंतुओं का घर है, उसके आसपास सब एक्टिविटीज हो रहा है। उसमें कुछ निर्जीव चीज़ें हैं जैसे सनलाइट है, रेन है, सजीव चीज़ें भी है, कुछ केमिकल्स हैं, तो सब आपस में क्रियाएं होती रहती हैं। ठीक, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसमें उनके लिए फूड चाहिए, जो जीवित लोग हैं तो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए एनर्जी चाहिए, सन से लेते हैं। ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, पानी भी चाहिए ताकि केमिकल रिएक्शन पूरा हो सके। तो सारी चीज़ें, जितनी भी बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट है, सब कुछ वहाँ पे मौजूद है और सब आपस में रिएक्शन कर रहे होते हैं। ठीक, अब मज़े की बात है कि इसी में से आपको क्वेश्चन बना के देना है क्योंकि सवाल तो पूछेगा। और इसमें जो काम की बात है वो हैबिटाट, आवास क्या है। सवाल उठता है आवास क्या है। आवास क्या है, एक ऐसा प्राकृतिक स्थान है, नेचुरल प्लेस है जहाँ कोई जीव रहता है। अंग्रेजी में भी दिया है, हैबिटाट इज द नेचुरल प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स एसेंशियली सर्विंग एज इट्स एड्रेस। उसका पता होता है, जैसे इन जीव जंतुओं का पता जंगल है, किसी का पता तालाब है। ठीक, कई सारे आवास, उसमें पौंड हो गया, जंगल हो गया, रेगिस्तान हो गया, सब मिलकर के क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट क्या है, एक अम्ब्रेला टर्म। ठीक, फिर कहता है, और इस पे सवाल भी फ्रेम किया है कि क्या एक आवास सिर्फ एक ही व्यक्ति साझा करता है। तो आजकल जो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट चला है ना मित्र, ज़्यादा लोग हो गए घर में तो कहा नहीं, हमें चलेंगे शहर, चलेंगे शहर आए तो छोटे छोटे बच्चों को भी अपना इंडिपेंडेंट बेडरूम चाहिए,
और अब कुछ बच्चे तो मैंने देखा है अपने रूम में अनधिकृत प्रवेश, यानी दरवाजा बिना नॉक के चले जाओ तो उसको प्राइवेसी का वायलेशन भी मानते, बल्कि भले उनकी उम्र प्राइवेसी को समझने लायक ना हो। बट ठीक है, इंडिविजुअलिज्म बढ़ना बुरा नहीं है, लेकिन प्रकृति में ऐसा नहीं होता। प्रकृति में कोई प्राइवेसी नहीं, ठीक, प्रकृति में कोई प्राइवेसी नहीं, प्रकृति बहुत ट्रांसपेरेंट। तो क्या होता है कि एक हैबिटाट कई लोगों द्वारा, कई स्पीसीज के द्वारा शेयर किया जाता है। एक ही आवाज़ उन जीवों द्वारा साझा किया जा सकता है, कई सारे जीवों द्वारा जिनकी आवश्यकताएं समान हो। अब ऐसा ना हो कि भाई कोई बिल में रहता है तो उसको पानी में छोड़ दो आप, है ना, वैसा तो नहीं होगा। लेकिन अगर समान ज़रूरतें हैं तो वहाँ पे लोग शेयर कर लेते हैं, ठीक, अच्छे रूममेट्स होते हैं। चलो अब इस पे MCQ प्रैक्टिस करो, इसलिए क्योंकि सवाल ऐसा बन चुका है और बनेगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ हैबिटाट कैन बी शेयर्ड बाई ओनली सिमिलर स्पीसीज। कह रहा है कोई हैबिटाट सिर्फ सिमिलर स्पीसीज के द्वारा शेयर किया जा सकता है। कह रहा है ऑर्गेनिज्म इन अ शेयर्ड हैबिटाट में इंक्लूड बोथ प्लांट एंड एनिमल। किसी एक हैबिटाट में प्लांट और एनिमल दोनों शामिल हो सकते हैं। तीसरा कह रहा है अ पॉन्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ शेयर्ड हैबिटाट। तो कह रहा है एक तालाब जो है वो शेयर्ड हैबिटाट का एग्जाम्पल है। पहला स्टेटमेंट सही है गलत है? गलत है। रॉन्ग। कह रहा है कि ओनली सिमिलर स्पीसीज, मछली भी रहती है, केकड़ा भी रहता है, सिमिलर कैसे हो सकते हैं भाई? रेप्टाइल्स भी रहता है ना, मैमल्स भी रहता है वहीं पे। तो पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है, ठीक। अब आ जाओ हैबिटाट वर्सेस एनवायरनमेंट पे। यहाँ तक बात समझ में आई? उनका वीडियो में था कि जो सब्जेक्ट कोई ना पढ़ाए उसे पढ़ाने से फिर आपकी डिमांड बनी रहती है। तो फिर मुझे ध्यान आया कि मृणाल सर आज बोल रहे हैं ये चीज़, ये काम तो मैं पहले कर चुका अपने पहले अटेम्प्ट के बाद, कि जिस कोचिंग में मैंने पढ़ाना शुरू किया ऑफलाइन, वहाँ पे इकोनॉमी का टीचर नहीं था, एनवायरनमेंट का नहीं था। भले मुझे उतना नहीं आता था, मैंने कहा लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, तो बहुत पढ़ता था एनवायरनमेंट, क्योंकि उनको पढ़ाना होता था, 300-350 लोगों को कन्विंस करना होता था। ऑफलाइन पढ़ाना बहुत चैलेंजिंग काम था, और उस समय इतना टीम ऐसे कुछ संसाधन था नहीं, खुद ही को सब कुछ करना है। तो फिर समझ में आ रहा है कि भाई इतना मेहनत किया वहाँ पे, यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सवाल ही इतने आसान बन रहे हैं। तो बहुत आसान सवाल बन रहे हैं। अगर आप टॉपिक वाइज 30-40 मिनट के जो सेशन होने वाले देख लेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, सारा क्वेश्चन कर पाएंगे, कुछ नहीं करना है। तो हैबिटाट वर्सेस एनवायरनमेंट में देख लेते हैं। कहता है हैबिटाट ऑलवेज कंटेन्स लाइफ। एक हैबिटाट में हमेशा कह रहा है जीवन होता है। क्यों? कह रहा है वेयरएज एनवायरनमेंट में और मे नॉट। एनवायरनमेंट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों? ये देखो, चैट जीपीटी से कहा कि भाई एक इमेज बनाओ, तो उसने हैबिटाट और एनवायरनमेंट का इमेज बना दिया। होता क्या है कि जो एनवायरनमेंट होता है उसमें सब कुछ आ जाता है, बायोटिक, एबायोटिक, सब कुछ। तो ऐसा एरिया टुंड्रा है, मान लो टैगा है, मान लो अंटार्कटिक है, जहाँ पे कोई जीवन नहीं है, उस एरिया में सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। जिधर देखता हूँ उधर सब बर्फ ही बर्फ, तो भी वो एनवायरनमेंट का हिस्सा है ना। कहते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन मत करो। हाँ, एनवायरमेंटल पोल्यूशन मत करो। वहाँ भी आप ये बोलते हो जहाँ कोई नहीं रहता, हिमाचल की पहाड़ियों में, स्पीति वैली में। तो एनवायरनमेंट में जीवन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। जबकि हैबिटाट किसी का घर तभी होगा जब लोग रहते होंगे। घर लोगों से होता है ना। लोग नहीं रहेंगे तो घर नहीं होता, ठीक है भाई। लेकिन हैबिटाट और एनवायरनमेंट में एक डिफरेंस ये भी है, एक तो डिफरेंस आपको बता दिया, एक डिफरेंस ये भी है कि जो हैबिटाट होता है वो समान ज़रूरतों वाले स्पीसीज का होता है। जैसे मान लो मछली है, रेप्टाइल है, तो इनको जो न्यूट्रिशन चाहिए, जिस प्रकार का फूड वेब ये शेयर करते हैं, डिमांड मोर और लेस सेम है, उससे जुड़े हुए उस फूड वेब से। तो उस पर्टिकुलर हैबिटाट को ये सारे लोग शेयर करेंगे। उस पर्टिकुलर स्पीसीज, जिससे मान लो खरगोश है, घास में रहेगा। एनवायरनमेंट में सब कुछ आ जाएंगे, मल्टीपल स्पीसीज को वो आश्रय देगा। इसमें हिरन भी आ जाएगा, इसमें खरगोश भी आ जाएगा, इसमें सांप भी आ जाएगा। लेकिन ये खरगोश जो है पानी में तो नहीं रहेगा, इसका हैबिटेट डिफरेंट हो जाएगा सांप के हैबिटेट से। लेकिन कोई सवाना या और मिला जुला कोई ऐसा हैबिटेट होगा जो इन्वायरमेंट के अंडर आता है, वहाँ पे कई सारे स्पीसीज हो सकते हैं। तो एक आवास आमतौर पर किसी एक प्रजाति विशेष के लिए होता है, जबकि एक हैबिटेट कई प्रजातियों का समर्थन कर सकती है, उसमें कई सारे आवास होते हैं। तो एनवायरनमेंट अम्ब्रेला टर्म है, बड़ा टर्म है, ध्यान रखना इस बात का। हैबिटेट उसका छोटा टर्म है। हैबिटेट एक घर है, एनवायरनमेंट एक शहर है, या यूँ समझ लो एक देश है, एक पूरा इकोसिस्टम है। अब देखते हैं इकोसिस्टम को। इकोसिस्टम क्या होता है? पहले तो ये समझ लो कि लास्ट ईयर भी टेस्ट में दिया था कि भाई
इकोसिस्टम शब्द जो है किसने यूज किया। अब इस पे एक क्वेश्चन भी फ्रेम किया है, ये क्वेश्चन ही पहले सॉल्व कर लो। अभी आया था, किस कौन से एग्जाम में आया था मुझे पता नहीं, आरओ में आया था, कौन से एग्जाम में आया था देखना। हु फर्स्ट यूज द टर्म इकोसिस्टम, सबसे पहली बार इकोसिस्टम टर्म किसने यूज किया। तो इसका आंसर है एजी टेंसले। अब आपका ये होमवर्क है कि चार्ल्स एल्टन ने क्या थ्योरी दिया, ईपी ओडम ने क्या थ्योरी दिया, अर्स्ट हैकेल हैं उन्होंने क्या थ्योरी दिया, इनके बारे में भी पढ़ो बजाय सिर्फ यहीं पढ़ने के। ठीक है भाई, तो इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। अब इकोसिस्टम के बारे में बात ऐसी है कि इकोसिस्टम क्या है। नेचर का एक ऐसा हिस्सा है, नेचर का एक ऐसा हिस्सा है जहां पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जीवित जीव जंतु हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, आपस में भी और अपने आसपास फिजिकल एनवायरनमेंट में भी। उदाहरण के तौर पर कि भाई ये गधा है, गधा घोड़े के साथ भी इंटरेक्ट करेगा, गधा गधों के साथ भी इंटरेक्ट करेगा, गधा घास के साथ भी इंटरेक्ट करेगा, घोड़ा घास के साथ भी। घोड़ा घास नहीं खाएगा, दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, कहावत आपने सुना होगा। तो ये घोड़ा घोड़ों के साथ भी इंटरेक्शन करेगा, गधों के साथ भी करेगा, इंसानों के साथ भी करेगा, लिविंग जो स्पीसीज है उनके साथ भी करेगा और घास के साथ भी करेगा। और ये सब मिलकर के क्या बनाएंगे, एक इकोसिस्टम। क्या बनाएंगे, एक इकोसिस्टम। ये है इकोसिस्टम। देखो, कैन वेरी इन साइज बट टिपिकली इंक्लूड स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ स्पीसीज। यानी कई सारे जीव जंतु आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं। ये जो चिड़िया है ये कूद करके किसी भैंस के, कौवा किसी भैंस के भी पीठ पे जाके बैठ सकता है और वहां से कुछ अपने लिए न्यूट्रिएंट निकाल सकता है। तो न्यूट्रिएंट का फ्लो होता रहेगा ऐसे। तो आपस में भी जो है वो इंटरेक्शन करते हैं और अपनी फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्शन करते हैं। ठीक, और ये सब इंटरेक्शन करके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी पोषण जो है और एनर्जी जो है, उसको क्या करते हैं, फ्लो करते रहते हैं, प्रवाहित करते रहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखो भैया, ये जो पेड़ है इसने सनलाइट लिया, सूरज बाबा से कहा थोड़ा रोशनी दे दो, इसने अपना सब जो भी किया, बनाया खाना वाना। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसकी जड़ों में आपको पता ही है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी हैं। इसी से बहुत सारे प्राइमरी जो कंज्यूमर हैं, ये तो प्रोड्यूसर हो गया, जो कंज्यूमर है इससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे रैबिट है, उसने घास खाया, फिर पता चला रैबिट को कोई और खा गया, फिर उसको कोई और खा गया, फिर उसको कोई और खा गया, फिर वो मर गया। तो फिर पता चला यहाँ डेट्रीओरस है, और डेट्रीओरस ने पता चला उनको डिकम्पोज किया, उनका जो मिनरल था, उनका जो पोषक तत्व था, उसके बॉन्ड टूट गए, वापस धरती में जाके मिल गए, पानी में मिल गए। फिर से वो जो जियोकेमिकल साइकिल है, उस साइकिल से होती हुई पता चला उनका जो न्यूट्रिशन है वापस पेड़ की जड़ों में पहुंच गया, वापस पेड़ ने ऊर्जा बनाया, फिर से उसको लोगों ने खाया। तो ये जो पोषण है, जो एनर्जी, जो ऊर्जा है, इसका फ्लो ऐसे होता रहता है। ठीक है भाई। अब एक स्टेटमेंट इस पे था, तो मुझे उस स्टेटमेंट के लिए सोचना पड़ा कि इस पे मैं क्या एग्जाम्पल सेट कर सकता हूँ। एक स्टेटमेंट ये है, और ये थोड़ा अगर मुझे टफ सवाल डालना हो तो इसको मैं जरूर फ्रेम करूंगा। Each species in an ecosystem depend on other species and elements within that system. If one part is disturbed or removed, it affects the entire system. यानी क्या मतलब हुआ इसका, कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो इकोसिस्टम है, उसमें जो प्रत्येक प्रजाति है, हर जो स्पीसीज है, वो बाकी जो दूसरी प्रजातियां हैं, जो बाकी स्पीसीज हैं, उनको प्रभावित करती है, उन पर निर्भर भी रहती है। अगर इकोसिस्टम का कोई भी एक कोना इम्पैक्ट हुआ या हटा दिया गया या बर्बाद हुआ, तो उसका इम्पैक्ट बाकी के इकोसिस्टम पर भी पड़ता है। उदाहरण के तौर पर जैसे आपके डेमोक्रेसी के 4 पिलर, चौथा थोड़ा तो बकवास है, पत्रकार अपना धर्म नहीं निभा रहे हैं, 3 पिलर मान लो, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और पार्लियामेंट। बाकी 3 को नहीं कह सकते बकवास से, नहीं तो मुकदमा हो जाएगा। चौथे को बोल सकता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि वो खुद को डेमोक्रेटिक कहते हैं ना। तो 3 पिलर है मान लो। अब 3 पिलर हैं, इसमें से कोई भी एक पिलर अगर गड़बड़ हुआ तो बाकी के 2 पिलर भी कमज़ोर हो जाएंगे। नेपाल का एग्जाम्पल आपने देखा, इंस्टीट्यूशंस वीक हुई, है ना, कल मैंने आपको शेयर भी किया था। तो इंस्टीट्यूशन वीक हुआ, इसकी वजह से वहाँ की डेमोक्रेसी वीक हो गई, और वहाँ पे देख लो कैसा आंदोलन है। बांग्लादेश में भी इंस्टीट्यूशन वीक था। ठीक, तो जिस भी राष्ट्र में डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशन वीक होगा, कोई भी एक इंस्टीट्यूशन बाकी सबको इम्पैक्ट करेगा। ठीक,
ऐसे ही एग्जाम्पल इसका मैंने लिया कि भाई ये जो वल्चर था, आपको पता है डिक्लोफिनाक नाम की एक टेबलेट आती थी जो मवेशियों को उनके बुखार में दिया जाता था। मवेशियों को यानी कि जो आपके मवेशी को हिंदी अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, जो आपके जानवर थे, ठीक है, उनको जब आपने ये दवा दिया डिक्लोफिनाक, उन्होंने खाया और वो जब मर गए तो उनके जो कारकास था, जो उनका अवशेष था, उसको खाने के लिए प्रकृति के सफाई कर्मी जो हैं, ये सब गिद्ध वगैरह, ये आए और उन्होंने उनको खाया। पता चला उस दवा का जो अंश था वो उनके मांस में था, एकुमुलेट हो गया था। अभी आपको आगे पढ़ाएंगे बायो एकुमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है। और उससे जो वल्चर्स थे, जो गिद्ध थे, उनकी किडनी खराब हो गई और वो मर गए। धीरे धीरे वल्चर्स की संख्या इतनी ज़्यादा कम हो गई। अब ये तो वल्चर इकोसिस्टम का सिर्फ एक स्पेसी था, एक हिस्सा था, इसने बाकी इकोसिस्टम को कैसे इम्पैक्ट किया। तो एक रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था कि हाउ डिक्लाइन ऑफ, ये 26 जुलाई 2024 की रिपोर्ट है, हाउ डिक्लाइन ऑफ इंडियन वल्चर्स लेड टू 5 लाख ह्यूमन डेथ। ये कह रहा है कि इंसानों की, बहुत सारे इंसानों की मौत हो गई है वल्चर्स के कमी होने की वजह से। अब वल्चर्स की कमी होने की वजह से इंसानों की मौत क्यों हुई भाई, तुम सोच रहे होगे। तो इसका कारण है, जब वल्चर कम हो गए तो जो ये था जानवर मवेशियों के जो अवशेष थे उसको उन्होंने खाया नहीं, तो कुत्तों ने क्या किया, नोच नोच के खाना शुरू किया या उनको खींचना शुरू किया। और जो बीमारियां उनको थी कुत्तों को भी हुई। या कई बार क्या होता था कि कुत्तों की जो बीमारी थी, रेबीज वगैरह, वो फैल गया, इंसानों को काटा, इंसान को बीमारी हुई, इंसान मर गए। तो बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज या जो अन्य तरीकों से फैलने वाले डिजीज थे वो इंसानों में भी फैले और इंसानों की इससे मौत हो गई। तो इकोसिस्टम में कोई भी एक स्पीसीज अगर प्रभावित होगी, कोई भी हिस्सा प्रभावित होगा तो बाकी को भी इम्पैक्ट करेगा। इकोसिस्टम की विशेषता क्या होती है? पहली विशेषता है कि भाई ये ओपन सिस्टम होता है। इकोसिस्टम सर्वाइव नहीं कर सकता अगर क्लोज सिस्टम होगा तो। इसीलिए जो प्राकृतिक जो जंगल है उसको काट करके आप कैंपा वाले फंड से आप चिड़ियाघर नहीं बना सकते, ना ही आप एक आर्टिफिशियल क्रिएट किया गया जंगल मियावाकी टेक्निक से आप बना सकते हैं। वो रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि जो प्राकृतिक रूप से जंगल होते हैं उनमें डाइवर्सिटी होती है, उसमें बहुत सारी कैरिंग कैपेसिटी होती है, इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसको कैसे आप रिप्लेस करेंगे? इट्स इम्पॉसिबल। तो इसलिए जो इकोसिस्टम है वो एक ओपन सिस्टम है। इसमें जो एनर्जी का फ्लो है वो होता रहता है, एक्सचेंजेज बोथ एनर्जी एंड मैटर विद इट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट। अपने आसपास के पर्यावरण के साथ में ये एनर्जी और मैटर क्या करता है, शेयर करता रहता है। जैसे ये ओपन सिस्टम है, इकोसिस्टम का इनपुट लिया एनर्जी का, न्यूट्रिशन का, और बाहर जो सिस्टम है उसके साथ भी उसने शेयर किया। आपने यहाँ देखा ही होगा, है ना, ये पूरा इकोसिस्टम में किस तरीके से एनर्जी आपस में शेयर करते रहते हैं, आपस में भी और बाहर भी। ठीक, दूसरा तो पहला फीचर ये हो गया। सवाल इसी पे बन सकता है इकोसिस्टम की विशेषता क्या होती है। तो पहला ओपन सिस्टम है। दूसरा फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट क्या होती है? अब भाई जो प्राइमरी फंक्शनल यूनिट है इकोसिस्टम की वो क्या है? एनर्जी फ्लो, प्रोडक्टिविटी, न्यूट्रिएंट साइकिल और डिकम्पोजिशन। यानी फंक्शनल यूनिट का मतलब है कि जिसके माध्यम से इकोसिस्टम फंक्शन करता है, जिसके माध्यम से इकोसिस्टम काम करता है। आप कल्पना कर सकते हैं क्या कि किसी इकोसिस्टम में एनर्जी ना हो, ऊर्जा ना हो, सनलाइट बंद हो जाए तो काम करेगा? नहीं करेगा। और एनर्जी का अगर फ्लो ना हो, अगर पता चला कि जो पेड़ पौधे की एनर्जी है वो हर्बिवोरस में ना ट्रांसफर हो, वो कंज्यूमर में ना पास हो, वो ऑमनीवोरस और बाकी जो खाने वाले लोग हैं उनमें ना पास हो, तो पॉसिबल ही नहीं है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, भाई जो भी पोषक तत्व है वो लगातार चक्र में घूमता रहता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ डिकम्पोजिशन होता है, फिर से वो मिक्स होता है। तो ये सारी जो प्रक्रिया है वो होती है, तभी कोई भी इकोसिस्टम लगातार कार्यात्मक रह सकता है, फंक्शनल रह सकता है। तो किसी इकोसिस्टम की विशेषताओं में पहला तो है वो ओपन होता है, दूसरा फंक्शनल यूनिट यानी कि उसके काम करने के कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें ये सब चीज़ें हैं, और तीसरा उसकी अपनी प्रोडक्टिविटी है, बिना प्रोडक्शन के तो काम नहीं करेगा। ये इमेज आपको सिंबॉलिकली बना दिया है, ठीक, इस पे सवाल करवा दिया। अब दूसरा सवाल इसी पे है, इकोसिस्टम का सही वर्णन कौन करता है? Which one of the following करेक्टली डिस्क्राइब द इकोसिस्टम? एक तो ये ओपन है, दूसरा इसकी अपनी फंक्शनल यूनिट होती है, बताइए क्या क्या होता है, तीसरा उसकी अपनी प्रोडक्टिविटी है, और चौथा बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट शामिल होते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? सारे से
सभी से। अगला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कह रहा है इकोसिस्टम ऑलवेज हैज लाइफ एंड फंक्शन एज अ यूनिट ऑफ नेचर और द एनवायरनमेंट। कह रहा है इकोसिस्टम में हमेशा जीवन होता है। अरे भाई जीवन नहीं होगा तो इकोसिस्टम सर्वाइव कैसे करे, कैसे इकोसिस्टम होगा? दूसरा कह रहा है हैबिटाट इज पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। हाँ भाई, इकोसिस्टम में हैबिटाट होता ही होता है। हैबिटाट नहीं होगा, लोग नहीं रहेंगे, प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, एक दूसरे में एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा, तो कैसे इकोसिस्टम सर्वाइव करेगा? दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक। अब इकोसिस्टम को बेसिकली दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया। पहला नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में इंसानों ने खेती किया, प्लांटेशन किया, ये सब किया, तो वो छोड़ दो। जो नेचुरल है, नेचुरल को भी दो भागों में बांटा, एक तो लैंड और दूसरा पानी, जल और जमीन। जमीन में ही जंगल आ जाएगा, ठीक है? तो जल और जमीन, ठीक। हवा में भले कोई उड़ ले, लेकिन अंत में उसको आना पड़ता है जल या जमीन पे ही, इसलिए हवा में ज़्यादा उड़ना नहीं चाहिए। अब जो जमीन है, लैंड इकोसिस्टम है, उसमें फॉरेस्ट आता है, उसमें ग्रास लैंड है, उसमें रेगिस्तान है, उसमें ये तीन हो गए। ऐसे एक्वेटिक जो पानी वाला है, उसमें तालाब है, उसमें समंदर है, उसमें एस्चरीज है, ठीक। तो कल को सवाल बनेगा कि इकोसिस्टम में शामिल है, इकोसिस्टम के पार्ट होते हैं लैंड इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम। लैंड इकोसिस्टम के पार्ट होते हैं फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट। एक्वेटिक के पार्ट होते हैं पॉन्ड, ओशियन, एस्चरीज। यहां तक बात समझ में आया? अब एक डिफरेंस पूछ सकता है, फ्रेम हो सकता है सवाल, इकोसिस्टम वर्सेस एनवायरनमेंट वर्सेस इकोलॉजी। तो इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में अंतर देख लो। अंतर करवाया होगा मैंने इधर कहीं? नहीं, चलो यहीं से देख लो। तो पढ़ देता हूं एक एक लाइन। कहता है जो इकोसिस्टम है उसमें हमेशा जीवन होता है और उसकी अपनी फंक्शनल यूनिट होती है, हैबिटाट उसी का हिस्सा है। तो इकोसिस्टम को समझ में आ गया इकोसिस्टम क्या होता है। अब एनवायरनमेंट देख लो, यानी इकोसिस्टम में जीवन हमेशा होगा, एक बात, हैबिटाट हमेशा होगा, दूसरी बात, क्योंकि हैबिटाट नहीं होगा तो जीवन कैसे होगा, ठीक। इसीलिए एक सवाल उसने पूछा था यूपीपीसीएस में या यूपीएससी में, मुझे याद नहीं है, कि किसी भी एनवायरनमेंट के सस्टेन करने के लिए या किसी भी जीव के सस्टेन करने के लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या है, तो उसका आंसर था हैबिटाट। ये क्वेश्चन आपने सुना होगा, देखा होगा, है ना? किसी जीव के सर्वाइवल के लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या है? हैबिटाट। क्योंकि उसका हैबिटाट, उसका घर नष्ट हो गया ना, अभी पता चलेगा जंगल काट दो तो जंतु जानवर बचेंगे? सब नहीं बचेंगे ना। पानी सूख जाएगा तो मछली बचेगी? नहीं बचेगी। पहले घर होना जरूरी है, उसके बाद बाकी इंटीरियर सब आप देखेंगे। तो इकोसिस्टम ये हो गया। एनवायरनमेंट, एन एनवायरनमेंट मे और मे नॉट कंटेन लाइफ। भाई एनवायरनमेंट तो अंटार्कटिका भी है, आर्कटिक भी है, जहाँ पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ, ठीक। तो ये कई सारे इकोसिस्टम को मिला करके क्या बनता है? एनवायरनमेंट बनता है। अंतर समझ में आ गया? अब इकोलॉजी देखो, लॉजी लिखा हुआ है, लोगस से बना है, अध्ययन, स्टडी, बायोलॉजी, है ना? ऐसे तो ऐसे इकोलॉजी है। तो इकोलॉजी क्या है? पारिस्थितिकी क्या है? ऐसा विज्ञान जहां पर क्या, पारिस्थितिक तंत्र में जो जीव हैं और उनके बीच आपस में तथा उनके बाहर के आसपास के जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, उनके बीच जो इंटरेक्शन होता है उसका अध्ययन है। तो इकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग विद इन एन इकोसिस्टम। तो इकोलॉजी कुल मिलाकर के वैज्ञानिक अध्ययन है ढेर सारे जीव जंतुओं का तथा उनके सराउंडिंग्स का। तो फिर से अंतर बता देता हूँ। इकोसिस्टम क्या है? जिसमें जीवन हो, हैबिटाट हो, इकोसिस्टम है। एनवायरनमेंट क्या है? कई सारे इकोसिस्टम मिला के एनवायरनमेंट बनते हैं। एनवायरनमेंट में जीवन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इकोलॉजी क्या है? इन सभी का अध्ययन है इकोलॉजी। दैट्स इट। ठीक है भाई, ये देख लो। अब बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? जो जिंदा हो, सिंपल सी बात, जैसे प्लांट हैं, जानवर हैं, हम मनुष्य भी, ठीक। उसमें एक प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है। प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होता है? जो सेल्फ सफिशिएंट हो, जो खुद का खाना खुद बनाए, ठीक है। इसमें कौन हो जाएंगे? जैसे ग्रीन प्लांट है, कुछ बैक्टीरिया हो जाएंगे, कुछ साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। शुरुआत में सबसे पहले यही लोग थे। ऑक्सीजन कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों की देन है, ऐसा माना जाता है। तो ये लोग फोटोसिंथेसिस वगैरह में मदद करते हैं और सब अपना खाना वाना बना लेते हैं। कंज्यूमर्स कौन होते हैं? अब कंज्यूमर में दो टाइप के कंज्यूमर में बांट दिया है, एक माइक्रो कंज्यूमर, एक मैक्रो कंज्यूमर। तो पहले मैक्रो कंज्यूमर को देख लो, जो बड़े बड़े दिखते हैं वो मैक्रो कंज्यूमर है। जैसे हर्बीवोर, जो शाकाहारी हैं, साग पात खाते हैं, जैसे सीप हो गया, रैबिट हो गया, ठीक। सेकेंडरी कंज्यूमर जो शाकाहारियों को खाते हैं, ठीक है, सांप वगैरह। टर्सरी कंज्यूमर
टर्सरी कंज्यूमर कौन होते हैं? ऐसे मांसाहारी, ऐसे कार्निवोर दैट फीड ऑन बोथ हर्बीवोर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर को भी खा सकते हैं और किसको खा सकते हैं? शाकाहारी लोगों को भी खा सकते हैं। जैसे शेर, तो शेर क्या करेगा? सेकेंडरी कंज्यूमर को भी खाएगा, और जो शाकाहारी जैसे हिरन है, हिरन को भी खा लेगा। तो हिरन को भी खा लेगा और किसी ऐसे भी जानवर को खा लेगा जो खुद भी मांसाहारी। ठीक, अब एक नियम है जिसे हम कहते हैं लिंडमैन का रूल। आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहां भी दिखा देता हूं। यहां लिखा है एनर्जी फ्लोइंग थ्रू द सिस्टम। ये है एनर्जी। आप यहां देखो, ये एनर्जी फ्लो हो रही सिस्टम से। पहले इतनी एनर्जी थी, फिर इतनी बची, फिर इतनी बची, फिर इतनी बची। एनर्जी जो फ्लो हो रही है यहाँ से, कहाँ से? जो प्रोड्यूसर हैं, जो बनाने वाले हैं खाना, जो उत्पादक हैं, उनकी तरफ से एनर्जी फ्लो हो रही है, लेकिन धीरे 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 वो कम होती जा रही है। इसे ही कहते हैं क्या? लिंडमैन का 10% रूल। यानी यहाँ पे 100 यूनिट अगर एनर्जी इन्होंने प्रोड्यूस किया तो उसका 10% ही पास होगा। इधर जिन लोगों के पास 10% एनर्जी बची थी, उनको जिसने खाया उनमें सिर्फ 1% एनर्जी जाएगी, और उसको जिसने खाया उसके पास 0.1% ही एनर्जी जाएगी। यानी कि अगले स्टेप पे, अगले ट्रॉफिक लेवल पे सिर्फ 10% ही एनर्जी बचती है। हीट एनर्जी लॉस्ट फ्रॉम द सिस्टम, और बाकी एनर्जी जाती कहाँ है? तो हीट वगैरह के रूप में क्या होती है? नष्ट हो जाती है। ठीक, एनवायरमेंट में। तो ये हो गया। ओमनिवोर कौन होते हैं? जो सबको खाते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों को। ठीक, अब इस पे एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। विद रेफरेंस टू प्राइमरी प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं? कह रहा है ये ऐसे सपोसी होते हैं या ऑटोट्रॉफ होते हैं जो फोटोसिंथेसिस वगैरह करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। ये ठीक है, ठीक बात है। दूसरा, इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ग्रीन प्लांट एक्ट एज प्राइमरी प्रोड्यूसर। ये भी ठीक बात है। कह रहा है इन एक्वेटिक इकोसिस्टम प्लैंक्टोनिक एल्गी आर द डोमिनेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर। हाँ भाई, बिल्कुल आपको पता है फाइटोप्लैंक्टन है, जू प्लैंक्टन है। तो प्लैंक्टन शुरुआत में कुछ बनाते हैं, उनको जो प्लैंक्टन खा लेते हैं, उनको बड़ी मछलियाँ खा लेती हैं, उनको और बड़ी मछलियाँ खा लेती। ठीक है, ये प्लैंक्टन है, उनको बड़ी मछलियाँ खा लेती हैं। तो ऐसे होता है, फाइटोप्लैंक्टन को ये खा लेते। ठीक, फाइटो मतलब प्लांट। प्राइमरी प्रोड्यूसर डिपेंड डायरेक्टली ऑन कंज्यूमर फॉर एनर्जी। तो कह रहा है कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं वो डायरेक्टली कंज्यूमर पर डिपेंड होते हैं एनर्जी के लिए। प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं वो सनलाइट लेते हैं और अपना फोटोसिंथेसिस खुद करते हैं, वो कंज्यूमर पर नहीं डिपेंड करते। ठीक, तो चौथा स्टेटमेंट गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, ये देखिए ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ मतलब अपना खाना जो खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, फाइटोप्लैंक्टन हो गया। ठीक, हेटरोट्रॉफ भाई जो दूसरों पर डिपेंड है। ठीक, अपना खाना खुद नहीं बना सकते। अब ये पढ़ लेना, छोटी छोटी चीज़ें। कुछ अंतर है जो मुझे लग रहा है आपको जानना चाहिए, वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक टर्म है सेप्रोट्रॉफ और दूसरा टर्म है डेट्रियोरस। तो इसमें मैंने अंतर करवा दिया है आपके लिए। अच्छा, मुझे कोई एक बताएगा, आप लोग बहुत एक्सपर्ट हो, ये अंतर आपको पता होना चाहिए किसमें? सेप्रोट्रॉफ और डेट्रियोरस में। ये अंतर समझ लो। अब सिंपल क्या है कि उदाहरण के तौर पर मान लो कि ये कोई प्लांट है, पड़ा हुआ है ज़मीन पे। ठीक, तो इसी के न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हुए कोई यहाँ पे कुकुरमुत्ता उगाया है। ठीक, फंगी आ गया, बैक्टीरिया आ गया। ठीक, उसके न्यूट्रिशन का इस्तेमाल कर रहा है। उसके न्यूट्रिशन का क्या कर रहा है? इस्तेमाल कर रहा है, खुद को पोषण दे रहा है। लेकिन ये सब मामला क्या है? ये सारा मामला जो है एक्सटर्नल है, बाहर ही बाहर वो उसका इस्तेमाल कर रहा है, निगल नहीं रहा है, उसी के न्यूट्रिशन पे बैठा हुआ है, पनप रहा है। जबकि यहाँ पे डेट्रियोरस जो है वो क्या करते हैं? ये डेड लीफ मान लो पड़ा है, इसको क्या करेगा? खा जाएगा, निगल लेगा। ठीक, ये अपने भीतर निगल लेगा। मान लो ये अर्थवर्म है। तो अंतर ये है, दोनों डिकम्पोज करते हैं, दोनों इस न्यूट्रिएंट साइकिल में इन्वॉल्व हैं, लेकिन जो सेप्रोट्रॉफ हैं वो एक्सटर्नल यूज करते हैं उस डेड मैटर को, और ये जो डेट्रियोरस हैं
वो इंटरनली उसको निगल लेते हैं। अंतर लिखा है, ये इंट्रा सेलुलर है इनसाइड द बॉडी, ये एक्स्ट्रा सेलुलर है डाइजेशन यानी आउटसाइड द बॉडी। ये इंजेस्ट कर लेते हैं, खा जाते हैं और अंदर ही अपने पचा लेते हैं, जैसे अर्थवर्म है, जैसे वुडलाइस, टर्माइट, क्रैब, ठीक। जबकि ये जो है वो क्या करते हैं, कोई एंजाइम सिक्रेट करते हैं डेड मैटर पे, और उसके बाद उसका न्यूट्रिएंट क्या करते हैं, पोषक तत्व एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक, जिससे उनको जरूरी पोषक तत्व मिल जाता है, जैसे फंगाई है, बैक्टीरिया। तो सेप्रोट्रॉफ एक्सटर्नल, स्टेट्रियोर इंटरनल। एग्जाम्पल फंगाई, बैक्टीरिया, इधर एग्जाम्पल अर्थवर्म, वुडलाइस, टर्माइट, क्रैब, ठीक। तो ये अंतर पता होना था, यही अंतर बना करके दे दिया है, क्योंकि बेसिक बेसिक ही सवाल पूछता है, एमसीक्यू सॉल्व कर लेना। तो सेप्रोट्रॉफ के बारे में एमसीक्यू है, दे आर ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, दे एक्ट एज डिकम्पोजर एंड हेल्प इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट इन इकोसिस्टम, ग्रीन प्लांट आर सेप्रोट्रॉफ। तो कह रहा है कि भाई मरे हुए या डेड जो ऑर्गेनिक मैटर हैं उन पर ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं, और जो न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग है उसमें ये मदद करते हैं। ठीक बात है, लेकिन हरे पौधे कब से सेप्रोट्रॉफ होने लगे, ठीक। एबायोटिक कंपोनेंट, ये सब तो बायोटिक कंपोनेंट था। एबायोटिक में वाटर है, सॉइल है, हवा है, सनलाइट है, टेम्परेचर है, ये सब आता है, और ये सपोर्ट करता है, ये सपोर्टिंग एक्ट करते हैं किसी भी लिविंग स्पीसी को सरवाइव करने में, किसी भी जीव के सर्वाइवल में क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि कोई एक चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जो उसके सर्वाइवल के बजाय उसके विनाश का कारण बन जाती है। जैसे पानी चाहिए किसी प्लांट के सर्वाइवल के लिए, लेकिन पता चला पंजाब में खूब बाढ़ आ गई, तो पंजाब में अगर खूब बाढ़ आ गई तो ये जो वाटर है इतना ज़्यादा हो गया कि वहाँ पे जो प्लांट था वो बर्बाद हो गया। सनलाइट चाहिए किसी प्लांट के ग्रोथ के लिए, लेकिन पता चला 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, सब फसल जल गया बिना पानी के अभाव में। मिनरल चाहिए, लेकिन पता चला यूट्रोफिकेशन हो गया, ठीक। तो ये ठीक है भाई, उदाहरण दिया हुआ है कि भाई एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश से कि सारा जो ऊपरी लेयर है सॉइल का वो बह जाता है, लीचिंग हो जाता है, ठीक। तो लीचिंग हो जाता है तो पता चलता है वहां पे न्यूट्रिएंट बचा ही नहीं। ऐसे डेंस कैनोपी, जिस पेड़ का कैनोपी बहुत ज़्यादा चौड़ा होगा, पता चलेगा सनलाइट नीचे आ ही नहीं पाएगी, तो उसके वजह से छोटे छोटे पौधे कभी पनप ही नहीं पाएंगे, ठीक। तो जो एबायोटिक फैक्टर है वो कैसे जीव जंतुओं को प्रभावित करता है, उनके सर्वाइवल में कैसे मदद करता है, उसको एक चार्ट बना करके दे दिया है। लाइट क्या मदद करता है भाई, फोटोसिंथेसिस होता है। रेनफॉल क्या मदद करता है, पता है, बायोजियोकेमिकल साइकिल इसी के माध्यम से संपन्न हो पाती है। टेम्परेचर क्या मदद करता है, तो ये सब दे दिया, इसको आप खुद पढ़ लेना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो मुझे पढ़ाना चाहिए, ठीक। एल्टीट्यूड का भी बहुत फर्क पड़ता है, एक पर्टिकुलर एल्टीट्यूड पे एक पर्टिकुलर स्पीसीज ही सर्वाइव कर सकती है, ठीक। ये क्वेश्चन फिर सॉल्व कर लो। अब एक सवाल पूछा जा सकता है यूरिथर्मल और स्टेनोथर्मल पे, ठीक। तो यूरिथर्मल कह रहा है कि सर्वाइव कर सकता है बहुत वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, पता चला -50 से लेकर के 500 डिग्री, मतलब इतना नहीं, +50 मान लो। फिर कह रहा है जो स्टेनोथर्मल है वो एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता है। बताओ क्या सही है, दोनों सही है क्या? हाँ, ये सवाल बताओ। भारत में ऊंचाई बढ़ने पर प्राकृतिक वनस्पति के ऊर्ध्वाधर क्षेत्रीयकरण के संदर्भ में सही क्रम कौन सा है? इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्टिकल जोनेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड इन इंडिया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस? कह रहा है कि बी वाला, ठीक, क्योंकि टुंड्रा में तो कोई वेजिटेशन होगा नहीं। ठीक है, ठीक। फिर अगला कहता है इकोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। अब इकोलॉजी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इकोलॉजी बताया ही था क्या था कि भाई एक हिसाब से जो
बायोटिक कंपोनेंट हैं, एबायोटिक कंपोनेंट हैं, हम उनके हैबिटाट, उनके सराउंडिंग, इन सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म सच एज एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल, देयर इंटरेक्शन विद द फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक, तो देखते हैं। एक तो ये सवाल सॉल्व कर लेना खुद ही कि इकोलॉजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला कह रहा है कि पारिस्थितिकी केवल जीवित जीवों के बीच परस्पर क्रिया से संबंधित है, इसमें एबायोटिक नहीं शामिल है। दूसरा कह रहा है जो इकोलॉजी टर्म है पहली बार अर्नस्ट हैकल ने 19वीं सेंचुरी में यूज किया था। ठीक, तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इकोलॉजी जो है वो बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है, बायोलॉजी की ब्रांच है जो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है एक प्रकार की। तो पहला स्टेटमेंट तो अपने आप में गलत है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इसमें सिर्फ बायोटिक फैक्टर के बीच में इंटरेक्शन है, ना कि एबायोटिक फैक्टर में। ऐसा नहीं है, एबायोटिक भी इसमें शामिल है। तो बाकी दो स्टेटमेंट सही है, पहला गलत। अब कुछ और की डिफरेंसेस पूछता है, जैसे इंडिविजुअल क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, कम्युनिटी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, बायोम क्या है, बायोस्फीयर क्या है। इस इमेज में अगर आप देखोगे तो इंडिविजुअल का मतलब कोई एक स्पीसी, इंडिविजुअल स्पीसी। पॉपुलेशन मतलब उन इंडिविजुअल स्पीसी की बहुत सारी संख्या, तो उनकी पॉपुलेशन कहलाती है। उदाहरण के लिए मनुष्य जो है एक है तो इंडिविजुअल कहलाता है, वहीं कई सारे हो जाए तो कहेंगे भाई पॉपुलेशन उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसे ही जानवरों के बारे में हम बोलते हैं कि मान लो आपने देखा होगा नील गाय, कहते हैं नील गाय की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, रैट की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है। तो रैट अपने आप में इंडिविजुअल है, बट बहुत सारे रैट हो जाएंगे तो क्या कहलाएंगे, पॉपुलेशन। ठीक है, लेकिन रैट वाली ही वहाँ पे स्पीसीज होनी चाहिए। तो एक ही स्पीसीज के कई सारे लोग हो जाएंगे तो उनको पॉपुलेशन कहेंगे, एक रहेंगे इंडिविजुअल होंगे। कम्युनिटी, कम्युनिटी में सिर्फ वही स्पीसीज नहीं और भी स्पीसीज उसमें आ सकते हैं, अलग अलग टाइप के स्पीसीज आ जाएंगे तो कम्युनिटी कहलाएगी। जैसे आपने भी देखा होगा एक ही मोहल्ले में कई सारे जाति, धर्म, पंथ, एथनिसिटी के लोग रहते हैं तो कम्युनिटी कहलाते हैं, क्यों कम्युनिटी बहुत वाइब्रेंट। इकोसिस्टम उससे भी बड़ा टर्म। बायोम, अलग अलग टाइप के बायोम हो सकते हैं, उसमें ग्रास वाला हो सकता है, उसमें रेगिस्तान वाला हो सकता है। और इन सब को मिला दिया जाए, इन सब को मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, बायोस्फीयर हो जाएगा। इसमें डिफरेंस भी दे दिया है, जैसे इकोसिस्टम एक कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट है, एनिमल है, माइक्रोब है, इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं और फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्शन करते हैं, तो क्या कहलाते हैं, इकोसिस्टम कहलाते हैं। ठीक, बायोम कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी का अपना सर्वाइवल या अपना हैबिटाट होता है, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जैसे कि डिजर्ट बायोम। ठीक, यहाँ पे रहते तो अलग अलग पॉपुलेशन है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर टाइप की ही पॉपुलेशन वहाँ पे सर्वाइव कर सकती है। जबकि जो बायोस्फीयर है वो क्या है, वो पूरा एक अम्ब्रेला टर्म, ग्लोबल सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम एंड बायोम्स, दैट इज द लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ अर्थ वेयर ऑर्गेनिज्म लिव। जहाँ जहाँ जीवन पनप सकता है वो सब किसमें आएगा, बायोस्फीयर में। लिखा है ये बायोस्फीयर, जहाँ जहाँ जीवन हो सकता है वो सब बायोस्फीयर के अंडर आता है। इसमें हमने डिफरेंस भी बना के डाल दिया है, पढ़ लेना। तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल, स्पीसीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर। इस पे एमसीक्यू आ चुका है, पीवाईक्यू आ चुका है। ठीक, तो लगा लोगे, सबसे बड़ा बायोस्फीयर, उसके बाद बायोम, उसके बाद इकोसिस्टम, उसके बाद कम्युनिटी, उसके बाद पॉपुलेशन, उसके बाद स्पीसीज, फिर ऑर्गेनिज्म। अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में चलना हो तो ऑर्गेनिज्म, फिर स्पीसीज, फिर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, फिर बायोम, फिर बायोस्फीयर। ठीक है, कर लोगे। अब इकोलॉजिकल नीच पे बात करते हैं। आपको पता है 2024 की पीसीएस प्री में सवाल उसने पूछा है, क्या पूछा है, ये असेंडिंग, डिसेंडिंग, हाईएस्ट, लोवेस्ट, इस तरीके से यूपी पीसीएस का फेवरेट सवाल है, तो ध्यान रखना पूछता है। इकोलॉजिकल नीच पे सवाल ये पूछा है लास्ट ईयर, एनवायरनमेंट की ABCD एकमात्र मैंने लेक्चर लिया था, उसमें कुछ कीवर्ड्स आपको खाली पढ़ाया था। इकोलॉजिकल नीच उसमें मैंने 5 मिनट तक उस पर भाषण दिया था कि भाई ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, और आया 2024 में। तुक्का था, ऐसा नहीं कि मैंने भविष्यवाणी की थी, तुक्का था, इंपॉर्टेंट लगता है इसलिए आता है। ठीक, तो ऐसे ही अभी बात हो रही थी टीम के साथ कि जितने भी कीवर्ड हैं एनवायरनमेंट के, उन सभी कीवर्ड को कंपाइल करके एक लेक्चर में बना करके आपको दे देंगे। तो परेशान मत रहो, सारे कीवर्ड एक लेक्चर में हो जाएंगे, बट अभी पढ़ लो तो अलग से दिक्कत नहीं होगी आपको। अब इकोलॉजिकल नीच को देख लेते हैं थोड़ा सा, इसके बारे में पढ़ते हैं। इकोलॉजिकल नीच का मतलब क्या, नीच रिफर्स टू द यूनिक फंक्शनल रोल
एंड पोजीशन ऑफ ए स्पीसीज इन इट्स हैबिटाट और इकोसिस्टम। जैसे ये एक इकोलॉजिकल क्या है, नीचे मान लो ये एक हैबिटाट है एक्चुअली, ये क्या है, हैबिटाट। ठीक, अब ये हैबिटाट है, लेकिन इसमें जितने भी टाइप के स्पीसीज होंगे वो क्या करेंगे, अलग अलग उनकी ज़रूरतें होंगी। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि मान लो बंदर है, तो बंदर हो सकता है कि डाल पे बैठता हो। बर्ड है, ये बंदर है मान लो डाल पे बैठा है, ये बर्ड है, ये मान लो टॉप पे बैठी है। ठीक, ये मान लो भालू है, तो बरगद की क्या खोल में जाके बैठेगा वहां उसके जड़ों के पास। ये बैक्टीरिया है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला, तो उसकी जड़ों में जाके रहेगा। सबकी ज़रूरतें अलग अलग है तो एक हिसाब से देखा जाए तो एक ही हैबिटाट है ये बरगद का पेड़, लेकिन सबकी ज़रूरतें अलग अलग है। हर किसी को अलग खाना चाहिए, हर किसी को अलग आश्रय चाहिए। तो हैबिटाट तो सेम है, आवाज़ तो साझा कर रही हैं, हैबिटाट तो शेयर कर रही हैं कई सारी प्रजातियां, लेकिन उनके कार्य, उनके फंक्शन, उनकी ज़रूरतें अलग अलग। तो इसी पे स्टेटमेंट निकला कि लॉट ऑफ स्पीसीज मे हैव सेम हैबिटाट बट डिफरेंट इकोलॉजिकल नीचे। यानी हैबिटाट सेम हो सकता है, लेकिन उनके जो फंक्शन हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। नो टू स्पीसीज कैन हैव सेम इकोलॉजिकल नीचे। किसी भी दो अलग अलग स्पीसीज के सेम इकोलॉजिकल नीचे नहीं हो सकता, नहीं तो सर्वाइव भी नहीं कर सकते। तो इकोलॉजिकल नीचे के टाइप क्या है कि कोई पर्टिकुलर स्पीसीज कहाँ रहता है, डाल पे, तो बंदर डाल पे रहता है। अगर पता चलेगा चिड़िया भी डाल पे बैठनी शुरू हो जाएगी बंदर के साथ ही, अलग से बैठे बात अलग है, कभी बैठ जाती होगी। पता चलेगा शेर भी डाल पे बैठना शुरू हो जाए, कभी कभी आ जाता होगा, बात अलग है। मछली भी डाल पे बैठना शुरू कर दे, कुत्ता भी डाल पे बैठना शुरू कर दे, कितना कंपटीशन होगा। सांप भी डाल पे बैठना शुरू कर दे, हाँ, तो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो किन्हीं दो स्पीसीज का एक ही इकोलॉजिकल नीचे नहीं हो सकता, हैबिटाट सेम हो सकता है बट वो अलग अलग रहेंगे, अलग अलग खाएंगे। व्यवस्था इसीलिए प्रकृति में ऐसी बनाई गई, बनी है। फूड नीचे, उनका खाना भी क्या खाएंगे, क्या डिकम्पोज करेंगे, तो उनका इकोलॉजिकल नीचे में फूड नीचे भी अलग होगा, हैबिटाट नीचे भी अलग होगा। रिप्रोडक्टिव नीचे, किनके साथ मिलेंगे, किनके साथ रिप्रोडक्शन करेंगे, वो भी अलग है। ऐसा थोड़ी है कि बंदर और घोड़े में प्रेम संबंध है, ऐसा नहीं होता ना, दोस्ती हो सकती है, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल, वो कहानी पढ़ते थे हम लोग पंचतंत्र वाली, घड़ियाल और बंदर में कुछ दोस्ती हो गई थी। फिर बंदर रोज खिलाता था, वो क्या खिलाता था यार, जामुन। फिर घड़ियाल या किसकी वाइफ को उसका कलेजा चाहिए था, क्योंकि सोचा अगर जामुन इतना मीठा है तो उसका दिल कितना मीठा होगा। फिर पता चला ऐसे ही था ना कुछ, हाँ। Yes, sir. तो ठीक है, तो फिजिकल और केमिकल नीचे भी अलग अलग होंगे। कुछ का टेम्परेचर रेंज अलग होगा, कुछ के एल्टीट्यूड सर्वाइव करने की स्थिति अलग होगी, ज़रूरतें अलग होगी। कुल मिला के निष्कर्ष ऐसा निकल रहा है, अगर इस PYQ को फिर से देखें आप, तो कहता है पारिस्थितिक निकेत, इकोलॉजिकल निके के बारे में क्या सही नहीं है। कहता है कि डोमिनेंट स्पीसीज ऑक्यूपाई ब्रॉड एंड एक्सटेंसिव इकोलॉजिकल निके। कह रहा है कि जो डोमिनेंट स्पीसीज हैं वो ज़्यादा इकोलॉजिकल नीचे घेर लेती हैं। अरे भाई, प्रकृति इस तरीके का भेदभाव नहीं करता, प्रकृति ऐसा भेदभाव बिल्कुल नहीं करता है, ठीक। वो सबको समान ठीक ठाक अवसर बैलेंस में रखता है, औकात में रखता है सबको। आपने सुना होगा आजकल एक क्लिप वायरल हो गया था, आवाज़ वायरल हो गई थी प्रेसिडेंट सी जिनपिंग और पुतिन के बीच, कि आजकल इंसान तो बहुत ज़्यादा जी रहे हैं, 100-150 साल। सुना था ना, है ना, वो सुना, वायरल हुआ उनका, ये दिख रहा है जी, पुतिन वीडियो ऑन लिविंग टू 150 ईयर ड्रॉप टेस्ट चाइनीज टीवी पुल्स पर, ठीक है, वो हटा दिया वहाँ से, वो जो फुसफुसाहट हो रही थी। आपस में बात कर रहे थे कि आर्गन ट्रांसप्लांट ऐसा हो गया है कि हम 150 साल जी सकते हैं। इससे एक एथिकल प्रश्न भी उठ खड़ा हुआ है। वो एथिकल प्रश्न ऐसा है कि अगर 150 साल लोग जीने लगे ट्रांसप्लांट करवा करके, पता चला जो बीमारी हुई, जो भी दिक्कत हुआ कर लिया,
तो इसका फ़ायदा क्या होगा, इस पे तो मैं कह रहा हूँ एथिक्स में सवाल ही डाल देना चाहिए कि बहुत लंबा जीवन जीने का अगर कायदा निकल आता है, वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल हो जाती है, तो इसके क्या एथिकल, सोशल और मोरल कंसिक्वेंसेस होंगे। तो बताओ, अगर 150 साल जीने का मिल जाए आपको, तो इसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, एथिकल और मोरल क्या इम्प्लीकेशन होंगे। फ़ायदा पहला तो ये होगा कि हम बार बार जो कहते हैं भाई डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं मिल रहा है, रोते रहते हैं, जवान लोगों की संख्या कम हो रही है, तो ये जो सिस्टम है ना TFR का, एक तो वो सिस्टम का टेंशन नहीं रहेगा कि भाई स्वस्थ लोग हैं, एक्टिव लोग हैं, भले 150 साल जी रहे हैं, कोई बात नहीं, मस्त काम कर रहे हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी है, मस्त है, सब कुछ चल रहा है, ठीक है। फिर से बच्चे पैदा हों, फिर से उनके डायपर बदलो, काहे को झंझट करने का, काम करने तो उनको 150 साल तक। तो एक तो बहुत अच्छा पहलू। दूसरा, ये तो पहला पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव ऐसे है कि आर्गन ट्रांसप्लांट से लेकर के बहुत अच्छे महंगे जो टैबलेट्स हैं या ज़रूरी जो न्यूट्रिशन है, उन सब की एक्सेसिबिलिटी किसके पास होगी, जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेस होंगे। तुम सोचो ज़रा कि एक आदमी 150 साल जीने लगेगा, 150 साल तक काम करेगा, रिसोर्सेस पे राज करेगा, दूसरा आदमी 50 साल, 60 साल में, 70 साल में मर जाएगा। कितना इम्बैलेंस, कितना समाज में एक जिसे मेगलिटेरियन सोसाइटी बनाने की कल्पना करते हैं, कितना असंतुलन फैल जाएगा, कितना अनएथिकल होगा कि गरीब आदमी ललचा रहा है, जैसे अभी ललचाता है, उसके पास करोड़ों की गाड़ी है, ललचा रहा है कि 150 साल जी रहे हैं, हम इतने में नहीं पड़ जा रहे। कितना अनैतिक समाज, कितना असंतुलित और कितना इम्बैलेंस सोसाइटी बनेगा, तो उसके कितने कॉम्प्लिकेशंस। बट शायद आने वाले समय में होने वाला है, ऑलरेडी प्रयोग चल रहे हैं इसमें। तो उस मेंस कार्यक्रम के लिए मीटिंग और कंटेंट और बाकी चीज़ों पे काम चल रहा है, और कैसे इस बार मेंस और बेहतर कर सकते हैं, तो उसके लिए मुझे काम करना पड़ता है या कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। तो इसको थोड़ा फास्ट ट्रैक मैनर में अभी ख़त्म करते हैं ताकि मैं फ्री हो सकूं। बाकी कंटेंट आपको शेयर कर ही दिया जाएगा। तो इकोलॉजिकल नीचे के बारे में बताया। अब हैबिटाट और इकोलॉजिकल नीचे या पारिस्थितिक निकेत में अंतर क्या है वो देख लो भैया। ये है हैबिटाट, जंगल है, हाथी, गैड़ा, भालू सब टहल रहे हैं, लेकिन पता चलेगा ये पर्टिकुलर जो स्पीसीज है कुछ पर्टिकुलर चीज़ ही खा रहा है, जिसको हाथी नहीं खा रही, तो इसका फूड नीचे हो गया, है ना। ये नीचे इज यूनिक फॉर अ स्पीसीज, एक विशेष स्पीसीज का, एक विशेष प्रजाति के लिए इकोलॉजिकल नीचे यूनिक होता है, विशिष्ट होता है, हर कोई उसको नहीं शेयर करता है। व्हाइल मेनी स्पीसीज शेयर द सेम हैबिटाट, जबकि जो हैबिटाट है, जो आवास है, उसको कई सारी स्पीसीज शेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, देखो कई सारी स्पीसीज जहाँ शेयर कर सकते हैं, जबकि वो खाएंगे कोई विशिष्ट चीज। नो टू स्पीसीज इन अ हैबिटाट कैन हैव द सेम नीचे बिकॉज ऑफ कंपटीशन अंटिल वन इज डिस्प्लेस्ड। दो या दो से ज्यादा स्पीसीज एक ही इकोलॉजिकल नीचे को नहीं शेयर कर सकती जब तक कि उसमें से कोई खत्म ना हो जाए, कंपटीशन हो जाएगा। ठीक है भाई, बंदर, भालू, हाथी, गैड़ा हर कोई एक ही जगह बैठ के खाएगा, कैसे सर्वाइव करेंगे। अब बायोम देख लेते हैं। बायोम क्या है? A biome refers to a vast naturally occurring community of plant and animal that thrive within the specific major habitat such as rainforest और tundra। कोई एक पर्टिकुलर टाइप का हैबिटाट है, मान लो रेन फॉरेस्ट है, वहाँ पे जो प्लांट, एनिमल, इन सब की जो कम्युनिटी रहती है उसे क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं। तो बायोम एक पर्टिकुलर टाइप का हैबिटाट होता है जहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज रहती हैं। बायोम एक बड़ा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पौधे, जीव जंतुओं सभी का एक समुदाय है जो किसी बहुत बड़े हैबिटाट जैसे वर्षावन या टुंड्रा में पनपता है। अलग अलग टाइप के बायोम हो सकते हैं, जैसे कि रेगिस्तान का बायोम, जैसे कि रेन फॉरेस्ट का बायोम, और ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर। ठीक, तो ये हो गया। इकोटोन बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट। इकोटोन का मतलब संक्रमण काल। आपने एक चीज देखा है, जीव जंतु हो, प्लांट हो या मनुष्य, जो भी संक्रांति की उपज है, जो भी संक्रमण काल की उपज है, जो भी ट्रांजिशन की उपज है, वो ज़्यादा सरवाइव करेगा, इसकी संभावना ज़्यादा है। विश्व युद्ध के दौरान पैदा हुए लोग दुनिया में ज़्यादा सफल हुए, ज़्यादा संघर्षशील रहे और ज़्यादा रेजिलियंट रहे। विपदा आपदा के बीच में जो लोग पनपते हैं, चाहे वो फिर विभाजन के समय सिंधी हो जो भारत में आते हैं पलायन करके, लेकिन भारत में मुंबई से लेकर के यूपी तक, दिल्ली तक, हर जगह सिंधी कॉलोनी ज़्यादा डेवलप्ड है, उन्होंने संघर्ष किया। ऐसे ही इकोटोन है, दो अलग अलग बायोम या जो इकोसिस्टम है उसके बीच में, उसके ट्रांजिशन वाले एरिया में जो भी फ्लोरा, फौना, स्पीसीज हैं, उनका ग्रोथ कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। उदाहरण के तौर पर
आपको पता है मैंग्रोव कहाँ पे है? सुंदरवन के डेल्टा में। सुंदरवन का डेल्टा कैसे बना? नदी आ रही है, इधर समंदर है, बीच में ये डेल्टा है। ऐसे ही ना कृष्णा गोदावरी का एरिया बहुत उपजाऊ है। ऐसे ही आप कोई जंगल है और इधर मान लो ग्रासलैंड है, इसके बीच का एरिया बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है। तो जनरली जो ट्रांजिशन एरिया हैं, जनरली जो इकोटोन के एरिया हैं, जिनको हम ट्रांजिशन एरिया भी कहते हैं, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। ठीक, मैंग्रोव का एग्जाम्पल दे दिया आपको। ऐसे इधर ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, इधर ये डिसिडुअस फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है, और इनके बीच में है ग्रासलैंड और फॉरेस्ट का जो ट्रांजिशन वाला हिस्सा है। और इनकी प्रोडक्टिविटी, इनकी डाइवर्सिटी मिक्स होने की वजह से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव एरियाज वाले वो एरियाज होते हैं जो ट्रांजिशन वाले एरियाज होते हैं, दो अलग अलग बायोम के मिक्सचर जंक्चर वाले एरियाज होते हैं, उन्हें इकोटोन कहते हैं। ठीक, ये देखो लैंड इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम, इसके बीच में दलदल एरिया मार्सलैंड, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है इसकी। अब इकोटोन की विशेषताएं देख लो। कहता है इकोटोन की साइज अलग हो सकती है, छोटा हो सकता है, बहुत बड़ा एरिया हो सकता है। ठीक, और दो अलग अलग इकोसिस्टम के बीच का हिस्सा होता है, जिसको हम जोन ऑफ टेंशन भी कहते हैं, तनाव क्षेत्र भी कहते हैं। इकोलाइन क्या होता है? इकोलाइन के बारे में कहता है कि इकोलाइन इज अ ग्रेजुअल ट्रांजिशन जोन वेयर वन इकोसिस्टम स्लोली चेंजेज इनटू अनदर। उदाहरण के तौर पर आप कहाँ थे? पहाड़ी की चोटी पर थे, पता चला वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर टाइप का पेड़ होता था, अल्पाइन था, और क्या था वो, चीड़ के पेड़ थे, ये सब थे। आप नीचे उतरने लगे, पता चला कि पेड़ों की साइज, पेड़ों का टाइप, पेड़ों की मात्रा, उनकी हाइट सब बदलने लगी। धीरे धीरे पता चला आप तराई में आ गए, तो वहाँ पता चला आपको बरगद दिखने लगी। ठीक, तो ये जो चेंज है इकोसिस्टम में, स्लोली 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 एक टाइप के फ्लोरा फोना से दूसरे टाइप के फ्लोरा फोना में आप पहुंच जाते हैं। दिस इज व्हाट, जहाँ पे ये चेंजेस विजिबल होने लगते हैं वो होता है इकोलाइन। इनकी कोई एग्जैक्ट सीमा नहीं होती, बाउंड्री नहीं होती कि इसके पहले ये स्पीसीज, इसके पहले ये टाइप के प्लांट, इसके बाद ये। लेकिन ये जो बदलाव है इनको डिवाइड करने के लिए कोई तो बाउंड्री, एक काल्पनिक बाउंड्री आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, दैट इज इकोलाइन। और ये किन चीज़ों की वजह से बदलते हैं? ऊंचाई की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, सैलिनिटी की वजह से। पता चलेगा कि पानी जो उथला है वहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप का स्पीसीज रहेंगे, फोटिक जोन में अलग टाइप के स्पीसीज रहेंगे, गहरे उतरते जाएंगे, ज़्यादा सैलिनिटी वाले एरियाज में जाएंगे, अलग टाइप के स्पीसीज हो जाएंगे। पीएच बैलेंस जहाँ पे होगा या जहाँ पे कम ज़्यादा होगा वहाँ अलग टाइप के स्पीसीज हो जाएंगे। ठीक है, अब इकोटोन वर्सेस इकोलाइन बता दिए। इकोटोन क्या होता है? ट्रांजिशन जोन होता है, जहाँ पे दो अलग अलग इकोसिस्टम बायोम मिलते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव एरिया होता है। ठीक है, जबकि इकोलाइन क्या होता है? वेजिटेशन, जो वनस्पतियां हैं उनमें बदलाव देखा जा सकता है जब आप एक पर्टिकुलर टाइप के एरिया से दूसरे पर्टिकुलर टाइप के एरिया में जाते हैं। जैसे कि फुट हिल से माउंटेन के टॉप पे आप जा रहे हैं तो आपको वेजिटेशन में डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। एक होता है एज इफेक्ट और एज स्पीसीज। ठीक, अब क्या है ना मित्र कि एज इफेक्ट और एज स्पीसीज का मतलब है कि जो एज का मतलब क्या है, आपने अक्सर सुना होगा उसको, तो एज बढ़त है ना। जो इकोटोन होता है, ट्रांजिशन जोन जो होता है, ये आपका लैंड इकोसिस्टम है और ये आपका एक्वेटिक है, बीच में है मार्सलैंड। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है, बहुत ज़्यादा फ्लोरा फोना है, मैंग्रोव्स हैं, बंगाल टाइगर्स हैं। तो ये जो एरिया है जिसमें प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इनको बढ़त, इनको क्या है? बढ़त, दो अलग अलग इकोसिस्टम की होने की वजह से। और इसी को कहते हैं बढ़त का प्रभाव या एज इफेक्ट। और यहाँ पे जो भरपूर मात्रा में स्पीसीज पाई जाती है वो कहलाती है एज स्पीसीज, स्पीसीज दैट थ्राइव इन द इकोलॉजी ट्रांजिशन जोन। यानी कि दो अलग अलग इकोसिस्टम बायोम के बीच में जो हिस्सा है वो होता है ट्रांजिशन जोन, या उनको बोलते हैं इकोटोन। उस इकोटोन के होने की वजह से जो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई ना, उसी को कहते हैं एज इफेक्ट। और यहाँ पे जो स्पीसीज रहेंगी
बहुतायत की मात्रा में, उनको कहेंगे एज स्पीसीज। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यस सर। या बहुत फास्ट हो रहा है? समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक। आ रहा है उत्साह में बड़ी कमी लग रही है, क्या हुआ है सब भाई? सब ठीक है ना? आसान कॉन्सेप्ट है ना, कुछ टफ नहीं। एक क्वेश्चन सॉल्व करो चलो। इन इकोलॉजी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन द एज इफेक्ट एंड द प्रेजेंस ऑफ एज स्पीसीज। पर्यावरण विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एज इफेक्ट और एज प्रजातियों को सही ढंग से स्पष्ट करता है? कह रहा है एज इफेक्ट जो है उसका मतलब है अलग अलग जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है, उनके बीच का जो संक्रमण क्षेत्र है। संक्रमण क्षेत्र मतलब ट्रांजिशन जोन, मतलब कि इकोटोन, वहां पे बायोडायवर्सिटी की कमी से है। और हमने क्या पढ़ाया था आपको नहीं, कि बढ़ जाती है बायोडायवर्सिटी। फिर बी स्टेटमेंट कह रहा है, सही पूछ रहा है गलत पूछ रहा है भाई? करेक्ट पूछ। सही। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? एज इफेक्ट इंडिकेट्स ग्रेटर बायोडायवर्सिटी। तो मैंने आपको लॉजिकल गेसिंग में बताया था, दो स्टेटमेंट अगर आपस में विरोधी हैं, धुर विपरीत, तो दोनों सही नहीं होंगे, लेकिन एक पक्का सही होगा। तो ये दोनों तो सही नहीं होंगे, लेकिन एक पक्का सही होगा। तो पहला आपको पता है गलत है, तो ये पक्का सही होगा। ग्रेटर बायोडायवर्सिटी है ट्रांजिशन जोन में, इकोटोन एरिया में, और जो एज स्पीसीज है वो इस एरिया में रहने वाली स्पीसीज, तो दूसरा सही है। एज स्पीसीज आर ऑर्गेनिज्म दैट कैन सर्वाइव ओनली इन डेजर्ट। अरे भाई ओनली वगैरह क्या, तो बी आंसर इसका होना चाहिए। ठीक, अब बायोस्फीयर देख लेते। बताया था धरती तेरा सहरा तेरा, सब उसका लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, सब जहां भी जीवन है, जहां भी इंटरेक्शन है, सर्वाइवल है, सब बायोस्फीयर में। ठीक, ऑल फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब कुछ। ठीक, समझ में आ रहा है? जो कुछ भी जहां पर भी जीवन है, धरती, आकाश, समंदर, नदी, नाला, सब कुछ, यहां तक कि जो ऑर्गेनिक मैटर है, जहां से जीवन पनपता है, जहां मृत्यु होती है, वो सब भी बायोस्फीयर का हिस्सा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बायोस्फीयर के हिस्से। ठीक, लेकिन कह रहा है कि बायोस्फीयर उसे नहीं कहा जाएगा जहां पे ऐसी परिस्थिति है कि वहां पे जीवन हो ही नहीं सकता। जैसे कि बिल्कुल पोलर एरिया जहां पे कुछ नहीं, माउंट एवरेस्ट का टॉप जहां पे कुछ नहीं, मरियाना ट्रेंच जहां कुछ नहीं। ठीक, ओके। समंदर बायोस्फीयर का हिस्सा है? यस है। मरियाना ट्रेंच हिस्सा है? नहीं है। ठीक, लेकिन पूरा पानी, पूरा जंगल, पूरा जमीन, पूरा हवा, सब जगह बायोस्फीयर का हिस्सा। कुछ पर्टिकुलर एरिया जहां जीवन नहीं पनपता, आप कह सकते हो ठीक है बायोस्फीयर का हिस्सा नहीं। ठीक, लेकिन अभी ये रिसर्च पता चलता है कि कुछ दुर्लभ प्रजातियां, फफूंद, बैक्टीरिया, ये सब 8,000 से भी ज़्यादा मीटर की ऊंचाई पर होती हैं। तो सब कुछ बायोस्फीयर में आई गया। तो मैं आपको सलाह देता हूँ, पूछेगा इनमें से बायोस्फीयर का कौन कौन सा पार्ट है, तो सबको यस मार्क कर देना, दिमाग नहीं लगाने का। ठीक, ये आपके समझाने के लिए बताया था, बट सबको यस मार्क कर देने का, ये भी बायोस्फीयर का पार्ट है, वो भी बायोस्फीयर का पार्ट है। अब बाकी जो चीज़ें हैं, कुछ छोटे छोटे कॉन्टेंट हैं, मैं आपको कॉन्टेंट शेयर कर देता हूँ। 1 घंटा हो गया भैया, अभी मीटिंग है मेंस के लिए, तो अभी आप इसको पढ़ लीजिएगा। कंटेंट बहुत अच्छा, बहुत शॉर्ट में बनाया गया है, और ये जो हिंदी अंग्रेजी में एक साथ दिख रहा है आपको पढ़ाने के लिए था, इसको अलग अलग करके हिंदी अंग्रेजी में अलग अलग अपलोड कर दिया जाएगा। एक चीज़ दिखा देना था, मज़ेदार था, उसको मैं दिखा देता हूँ, फिर जाता हूँ। ये जो मास एक्सटेंशन की थ्योरी है, इस पर सवाल बन सकता है कि टर्म ये भी है कि चीज़ें एक्सटेंड कैसे होती है। आपको पहले बताया था IUCN ने जो पीरियड लिस्ट जारी की है, उसमें कैसे है कि भाई लीस्ट कंसर्न्ड है, फिर वल्नरेबल हैं, फिर एंडेंजर्ड हैं, फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, फिर एक्सटेंड इन वाइल्ड हैं, फिर एक्सटेंट हैं। तो जो एक्सटेंशन है वो मास एक्सटेंशन भी होता है कि एक ही झटके में 80-90% चीज़ें खत्म हो जाए। तो कहा गया है कि अब तक 5 बार मास एक्सटेंशन हो चुका है, जिससे धरती की चीज़ें जो हैं, समंदर, धरती, हर जगह जो फ्लोरा फोना है, जीव जंतु हैं, सब बर्बाद हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। 6ठा मास एक्सटेंशन चल रहा है, अंडर प्रोसेस है, और ये इंसानों के अतिरिक्त दोहन की वजह से, अतिरिक्त ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से हो रहा है। तो ये जो 5 मास एक्सटेंशन है उसके बारे में पढ़ा देता हूँ, और ये बहुत सुंदर आर्टिकल मुझे लगा जब मैं कंटेंट रिव्यू कर रहा था, ऐड कर रहा था। डाउन टू अर्थ का ये जो कंटेंट है, ये जो आर्टिकल है, इसको अगर मन करेगा तो कभी इसको क्लिक करके एक बार देख लेना। ठीक है, अच्छा है। गुड व्हाइल इट लास्टेड 6 मास एक्सटिंक्शन अंडरवे कर्टसी ह्यूमंस।
इंसानों को धन्यवाद जिनकी वजह से छठा मास एक्सटेंशन चालू है। तो 5 कौन से थे? तो 5 में जो पहला था 443 मिलियन ईयर एगो, और उसे कहते थे, क्या कहते थे? आइस एज। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। कौन कहता है ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ तो बर्फ छाया हुआ है। ठीक है। सेकेंड जो मास एक्सटेंशन हुआ वो 374 मिलियन ईयर एगो हुआ, जब 75%, यहाँ पहले 85%, यहाँ 75%, सभी स्पीसीज खत्म हो गई थी, अपने आप नष्ट हो गई थी। अरे भाई, मेटेराइट भी तो अटैक कर सकता है, कोई ऐसा कुछ म्यूटेशन हो सकता है जिसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाए। तो सिर्फ जंगल कटने से बर्बादी होगी ऐसा नहीं है, प्राकृतिक रूप से भी कुछ हो सकता है ऐसा। थर्ड मास एक्सटेंशन 250 मिलियन ईयर एगो हुआ, जब 95% ऑफ ऑल स्पीसीज, सब कुछ एक्सटेंट हो गए थे, सब खत्म हो गया था, कुछ नहीं बचा था। ठीक। और चौथा मास एक्सटेंशन 200 मिलियन ईयर एगो हुआ, जब भी बहुत सारी स्पीसीज 80% से ज़्यादा खत्म हो गई थी। कहा जाता है CO2 की मात्रा बहुत बढ़ गई थी। पांचवा मास एक्सटेंशन 65 मिलियन ईयर एगो हुआ, 76% स्पीसीज खत्म हो गई पूरी तरीके से। ठीक। कहा जाता है मेटाराइट हुआ था, मतलब कि जो आपके उल्कापिंड थे वो बहुत भारी मात्रा में धरती को तबाह कर गए थे। और छठा ऑनगोइंग एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था, देख लेना। इकोलॉजिकल सक्सेशन भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, मज़ेदार है, इसको पढ़ लेना। इस पे क्वेश्चंस भी हैं, PYQ भी है, प्लीज डू रीड इट। और कुछ पॉइंटर्स बनाकर दे दिया है। ये फूड वेब और फूड चेंज वाला मैं सोच रहा हूँ कि ये अगले टॉपिक में शामिल कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, आज जो हुआ बाकी मैं अगले टॉपिक में शामिल ही कर लेता हूँ, तुम लोग पढ़ोगे नहीं अदरवाइज अपने मन से। ठीक है, चलें फिर। कोई सवाल हो? कोई 2 सवाल ले लेता हूँ, किसी नए स्टूडेंट के या किसी बहुत महत्वपूर्ण बात पर, फिर चलता हूँ। किसी का कोई सवाल है बहुत अर्जेंट? बोलो भैया। एनीवन? सब कोई सवाल नहीं है, बस एक सजेशन है कि सजेशन नहीं, मतलब एक रिक्वेस्ट है कि सर, जैसे आपने एंशिएंट हिस्ट्री का लिस्टिंग दिया है, ऐसा आप पॉलिटी का भी देंगे तो लाइक उसमें क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर रहे हैं तो किसी कुछ एक्ट्स की डेट पूछ रहे हैं या कुछ ऐसी छोटी मोटी डिटेल्स पूछ रहे हैं तो वो भी उसमें ऐड करा दीजिएगा। लिस्टिंग दे रहे हैं ना, मॉडर्न हिस्ट्री का रेडी हो गया है, ज्योग्राफी का लगभग रेडी हो गया है, मॉडर्न हिस्ट्री का खुद रिकॉर्ड कर दूंगा। हाँ बोलो। नहीं सर, कुछ मतलब मैं बोल दिया, आप बोल रहे। ठीक है, कर देंगे। और कोई मित्र? सर अगर पॉसिबल हो तो करंट अफेयर 2 इंटरनेशनल का पार्ट हो गया है, 2 नेशनल का पार्ट हो गया है, तीसरा लगभग बनकर तैयार है, नेशनल पे करवा देंगे। वो रिकॉर्डेड डाल दो। हाँ, रिकॉर्डेड आता है ना, मजा नहीं आता। रिकॉर्डेड ना करूं, लाइव करूं? लाइव में समय बहुत जाता है, कुछ लोग कहते हैं। ठीक है, लाइव कर दूंगा। बहुत अच्छा लगता है, पर उससे याद हो जाता है। ठीक है, लाइव कर देंगे। कुछ लाइव कुछ रिकॉर्डेड कर देंगे। खत्म तो करना ही है, सारे टॉपिक कवर करने हैं। एक लेक्चर में 10-15 टॉपिक होते हैं। ठीक, 2-3 और आ जाएगा नेशनल पे, 2 इंटरनेशनल पे, बाकी मिसलेनियस पे कर देंगे। ठीक है, क्लास होगी, चल तो रहा है। अभी वेन डायग्राम की रिकॉर्डिंग आज ही अवेलेबल हो जाएगी। शायद 4 लेक्चर हो चुके हैं सीसेट के, एक वेन डायग्राम पे आज हो जाएगा। रिकॉर्डिंग मैडम को बोला है, क्योंकि अब मेरी लाइव रहती तो टकरा जाता है ना, तो वेन डायग्राम पे कर देंगे। फिर पिछले 4-5 सालों का जो PYQ है उसको भी रिकॉर्ड करके सॉल्व करके डाल देंगे, ताकि आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक, करवा रहे हैं सीसेट पे सारा काम। और कोई मित्र? एनीवन एल्स? सर आप सर वो अभी आप बोल रहे थे ना चैट GPT में समय लगता है वो इमेज जनरेट करने में, कितना समय सर लग रहा है? 3-4 मिनट, 5 मिनट का। 3-4 सर। तो आप एक बार एयरटेल का जो परप्लेक्सिटी प्रो है वो एक बार आप ट्राई करके से चेक कीजिए, उसमें विदिन 40 सेकंड सर हो जाता है। कोई देखते हैं, अभी अलग अलग AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ कानवा की भी मैडम ट्राई कर रही हैं। देखते हैं जहाँ से भी क्या होता है कि अपने को कोई टॉपिक है, कुछ स्टेटमेंट है, कुछ इनपुट है हमारे, उस पर्टिकुलर इनपुट पे हमें इमेज क्रिएट करनी है। ठीक, हमें नहीं यूज करना है जो गूगल पे ऑलरेडी इमेज अवेलेबल है, तो अपने को वो थोड़ा आसान पड़े तो आप लोग सजेस्ट कर सकते हो। करता हूँ यूज इसका मैं। जी सर, वो बहुत अच्छा भी दे रहा है, मैं यूज करता हूँ। ठीक, थैंक यू। ठीक है, करते हैं सर। ज्योग्राफी के कंटेंट लगभग ऑलमोस्ट हो गए, टेस्ट ऑलमोस्ट हो गए। नहीं सर, ये नहीं सर, ये पूछ रही थी कि जैसे ज्योग्राफी हम लोगों ने डिटेल में नहीं करा है पहले, तो जो टेस्ट का कंटेंट है वही अच्छे से कर लें। टेस्ट और उसके साथ जो हम बुकलेट के लिए जो कंटेंट दे रहे हैं बहुत ही अच्छा, हाई यील्डिंग है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। आपको कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट दिया, आपको टेस्ट दिया। ठीक, आप टेस्ट दिया, स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ, अब आपको टेस्ट दिया, उसके एक्सप्लेनेशन आपने देखा। आपको कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट दिया जो आपने चैनल पे देखा ही होगा।
चैनल पे अगर मैं दिखाऊं तो ये देखो यहाँ पे शेयर किया था कुछ हिस्सा। किधर गया? हाँ ये देखो, ये सब कंटेंट था, कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट बुकलेट, और इतना भी ज़्यादा नहीं था कि आप पढ़ ना सको, शॉर्ट उसमें और टू द पॉइंट पीवाईक्यू वगैरह शामिल करके टेबल वगैरह बना के। फिर हम क्या कर रहे हैं, उसी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट से हमारी जो एक टीम मेंबर हैं कर्नाटका से हैं, बहुत अच्छी कैलीग्राफी है, तो क्या कर रही हैं कि मैप के फॉर्म से ही, मैप के थ्रू ही पूरी ज्योग्राफी हम आपको दे देंगे। तो उससे क्या होगा, फटाफट आप इसके सहारे भी कर सकते हैं कि भाई नेबरिंग कंट्रीज पे अगर आपको देखना है और क्रोनोलॉजी में लगाना है, उनके एरिया के हिसाब से समझना है, तो ऐसे मैप के सहारे आप कर लो। स्टेट और यूटी में तो ऐसे कर लो आप। ऐसे ही अलग अलग सभी चीज़ों पे, जैसे माउंटेन और हिल रेंजेज हैं, तो इस तरीके से मैप में, है ना, क्रिएटिविटी थोड़ा सा, तो फटाफट इससे भी रिवाइज कर सकते हो। जैसे कर सकते हो आप वैसे करो, सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज्योग्राफी में कंटेंट, टेस्ट और रिवीजन के लिए मैप वगैरह, लिस्टिंग वगैरह काफ़ी बहुत। टेस्ट कर लोगे तो आधा काम तो ऐसे हो जाएगा, फिर अगर बुकलेट पढ़ लो। सर आप बीच बीच में आ जाया करिए। हाँ, सर, ठीक है भाई। लगता है जैसे क्लास सर बहुत बोर हो जाती है। मिलते हैं, रोज ही मिलेंगे, ठीक। सर टेस्ट के रिगार्डिंग बोलो, फास्ट बोलो, लेट हो गया। सर पार्ट टेस्ट में जो सर 75% सर एक्यूरेसी आ रही है, लेकिन सर मैंने फुल लेंथ टेस्ट जो कराया था लास्ट टाइम सर उसको दिया था, तो नेट क्वेश्चन सर 86 ही सही हो रहे थे सर। इसको इम्प्रूव कैसे करें? जहाँ पे गलती हो रही हो, जिस पर्टिकुलर पोर्शन में, उस पर्टिकुलर पोर्शन को ज़्यादा रिवाइज करो, समय लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो सिली मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, फैक्चुअल मिस्टेक है तो फैक्ट को ज़्यादा इंप्रूव करो, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है तो उसको पढ़ने की जरूरत, ठीक है। yes. तो जिस पार्ट में प्रॉब्लम है वहाँ डायग्नोस करो, ठीक है। डायग्नोसिस अच्छा होगा तो काम अच्छा होगा, ठीक है। चलो अभी चलता हूँ, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।